हेलो जवाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। और आज अपन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 दैट इज न्यूक्लियाई पढ़ने वाले हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे दोस्त, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे कि भाई न्यूक्लियाई कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। तो सभी लोग सहमत हैं, क्लियर है 100%। थोड़ा सा मैं जरा कैमरा सेट कर दूं ताकि और बेटर विजिबिलिटी आए आप लोगों को। हाँ, शुरू किया जाए सुपर अमेजिंग सेशन ऑन द न्यूक्लियाई। सभी बच्चे रेडी हैं? क्या देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ऑल क्लियर, ऑल वेल? चलो, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर दैट इज न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर नंबर 13 है। ये अपना चैप्टर नंबर कौन सा है? 13 है, न्यूक्लियाई। इससे अगर मैं नीट फिजिक्स का वेटेज की बात करूं तो पिछले 5 साल का एवरेज 2 क्वेश्चन है। मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट करके आप नीट 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 8 मार्क्स पक्के हो गए। ठीक है, तो दोस्त शुरू करते हैं न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे बच्चा पार्टी? न्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस की। कल एटम पढ़ा था, एटम में पढ़ा था हमने कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है जहां पे सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। उस पार्ट को, उस पोर्शन को अपन क्या कहते हैं दोस्त? न्यूक्लियस कहते हैं। तो उस न्यूक्लियस की स्टडी आज करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, सेंटर पार्ट ऑफ एवरी एटम, सेंटर कोर ऑफ एवरी एटम। हर एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा। कल मैंने बता भी दिया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रदरफोर्ड सर ने करी थी। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि एटम के सेंटर कोर पे बहुत ही हैवी एक कोई सब्सटेंस है, और हैवी जो सब्सटेंस है उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रख दिया था। द ऑर्डर ऑफ साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियर साइज जो होता है मैंने कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। वहीं एटम का साइज बताएं तो 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता है। वहीं अगर बच्चा पार्टी मैं एटम के साइज की बात करूं तो एटम का साइज क्या होता है दोस्त? एटॉमिक साइज 10 टू द पावर -10 मीटर या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, और न्यूक्लियर साइज जो होता है वो 10 टू द पावर -15 मीटर या फिर फेम्टोमीटर के ऑर्डर का होता है। यहां तक क्लियर है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर रिफर्ड एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों साथ में ही, दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। समझ लो बच्चा पार्टी कैसी बात है कि जितने भी हम लोग हैं, ठीक है भाई, धरती पे तो बहुत लोग हैं, धरती पे तो बहुत लोग हैं, लेकिन भारत में जो कोई रह रहा है हर कोई इंडियन है। भारत में हर कोई जो रह रहा है वो इंडियन है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो कर्नाटका में हो। लेकिन हम जितने भी स्टेट वाले हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, आप कहीं भी रह रहे हो, टुगेदरली आप सब क्या कहलाओगे? इंडियंस ही कहलाओगे। आप सब क्या कहोगे? इंडियंस। क्यों? आप इंडिया के अंदर रह रहे हो। वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो भी चीज न्यूक्लियस के अंदर रह रही है उसे न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। जैसे इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों को इंडियंस कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स कौन कौन से हैं बच्चा पार्टी? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं।
तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों को टुगेदरली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब किसी भी न्यूक्लियाई को जो रेफर करते हैं या किसी भी न्यूक्लियाई को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स जेड ए से करते हैं। ये ए जो होता है उसे कहते हैं मास नंबर, और जेड जो होता है इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। जेड क्या होता है? जेड क्या होता है बच्चा पार्टी? आपका एटॉमिक नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस न्यूक्लियाई में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। वहीं ए की बात करें, ए क्या होता है? मास नंबर होता है। ए क्या होता है? मास नंबर होता है। और ये क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कौन बताता है? हमें ए बताता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम होता है वो हमें कौन बताता है? न्यूक्लियॉन्स बताता है। तो क्या यहां तक आप सभी लोग 100% 100% सहमत है? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। सभी बच्चे सहमत है? बढ़िया से, एक नंबर, कतई खतरनाक। सभी बच्चे सहमत है? क्लियर है? तो 1 से लेके 5 तक न्यूक्लियस के बारे में मैंने जितनी बातें बताई उसमें पॉइंट नंबर आपका 1, 2, 3, 4, 5, पांचों पॉइंट मैंने बता दिए। पांचों पॉइंट में किसी भी पॉइंट में तुम्हें कोई दिक्कत? बेसिक सी बातें थी। ये पांचों पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? सभी लोग सहमत है? क्लियर है? चलो, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। एटॉमिक नंबर आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मास यूनिट। जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मास यूनिट एम। तो 1U क्या होता है? मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एक 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम जो होता है C12 का 1/12 कर दो, कार्बन 12 का जो मास है उसे 12 से डिवाइड कर दो, तो जो मास आएगा वो 1 AMU होगा। अगर इन केजी में 1 एटॉमिक मास यूनिट बात करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट स्मॉल यू से, और 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब इट इज वेरी क्लोज टू द मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के मास के बहुत क्लोज होता है 1.66 इंटू। देखो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67, 1.6726, और ये क्या है? 1.66। बाकी सेम है। न्यूट्रॉन का मास 1.6749 इंटू 10⁻⁻12 kg होता है। इन एएमयू अगर मैं प्रोटॉन का मास लिखूं तो 1.00727 होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.00866 होगा, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 0.00055 होगा। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन में अगर कभी भी यूज होगा तो 99.99999 इतने परसेंटेज चांसेस हैं कि ये वैल्यू आपको दे रखी होगी। अदरवाइज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो आप याद कर लो 1.00727, 1.00866। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। तो ये 6 पॉइंट आप सभी लोग को क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सट्टा बताइए, सारे बताइए।
सभी लोग बढ़िया से सहमत हैं, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, छठा बताइए, ठाठ बताइए। बेटा मैंने तो भेज दी थी, आपको नहीं मिली तो मैं क्या बताऊं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियाई की। टाइप ऑफ न्यूक्लियाई की, तो तीन तरीके के न्यूक्लियाई की बातें करते हैं अपन। पहले को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स मतलब जिसमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो, या सेम जेड, जिनका जेड सेम हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम हुए तो आइसोटोप आएंगे। आइसोबार, आइसोबार का मतलब क्या होता है? जिनका मास नंबर सेम हो, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम है, मास नंबर ए सेम है, तो उन्हें आइसोबार कहते हैं। और आइसोटोन किसे कहते हैं? आइसोटोन इन्हें कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। और ए माइनस जेड क्या बताता है? ए माइनस जेड हमेशा क्या बताता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कभी भी तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में न्यूट्रॉन्स का नंबर पूछ दे, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप पूछ दे, बताओ कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इस एलिमेंट में, तो क्या करोगे आप? ए में से जेड को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। भाई जेड तो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ए क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर दोगे, बचेगा क्या? सिर्फ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कौन बताता है? ए माइनस जेड। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियाई क्लियर है बच्चा पार्टी? आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन, ये तीनों बातें 100%, 100%, एक नंबर आप सभी लोग को कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। हाँ बच्चे, मैं शेड्यूल का वीडियो आज दे दूंगा, मैं इनफैक्ट मैं कल ही दे देता, बट क्या हुआ, एक मेरा फ्रेंड है, उनके फादर की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, तो मैं कल आपकी क्लास लेने के बाद दिन में भी हॉस्पिटल में था, फिर घर आया, फिर तुरंत हॉस्पिटल चला गया, इस वजह से मैं आपकी वो शेड्यूल नहीं दे पाया। यहां तक आप सभी लोग 100% सहमत है? पेज नंबर 1 आपको सब कुछ न्यूक्लियस की सारी प्रॉपर्टी क्लियर है, तो अपन आगे बढ़ जाएं। शुरू किया जाए दोस्त, आगे बढ़ा जाए। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप दे दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब सबसे पहला पार्ट आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रेडियस। इस पे सवाल नीट 2022 की परीक्षा में आया है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान हो तो न्यूक्लियस रेडियस का फॉर्मूला यूज करके सवाल पूछा गया था। तो न्यूक्लियर रेडियस क्या होती है? साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? उसके रेडियस की अगर मैं बात करूं तो r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। ए क्या होता है? सभी को पता है, मास नंबर। ए क्या होता है दोस्त? मास नंबर। और जो आर नॉट है ये क्या होता है? 1.2 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर पता है क्या होता है? 1 एफएम जो होता है, 1 एफएम जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। 1 एफएम किसके बराबर होता है? फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला बताएं तो रेडियस होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। आर नॉट 1.2 एफएम लिखते हैं। ए क्या होता है? मास नंबर होता है, उसकी पावर क्या चढ़ी है? 1/3। तो अगर बच्चा पार्टी इसको जनरली कंपैरिजन के सवाल आते हैं, तो अगर दो न्यूक्लियस दे रखे हैं, उनके न्यूक्लियर साइज को कंपेयर करने को कह दिया, तो R1/R2 का होल क्यूब, देखो पावर 1/3 निकालना डिफिकल्ट है, तो दोनों साइड अगर मैं क्यूब कर दूं तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो R1/R2 का होल क्यूब A1/A2 होता है। R1/R2 का होल क्यूब A1/A2 होता है। R1/R2 का होल क्यूब A1/A2 होता है। अगर ये बात क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है, तो इसको यूज करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोग को डेवलप होगी। जर्मेनियम न्यूक्लियाई इज मेजर टू बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ बेरिलियम 4 9। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम आर, जर्मेनियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे ये आपको बताना। Radius of germanium nuclei is measured to be twice of the radius of beryllium.
द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब एटॉमिक मास बताना है जर्मेनियम। तो रेडियस R1 अपॉन R2 का फॉर्मूला A1 अपॉन A2, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब A1 अपॉन A2 होता है। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो रेडियस है, रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस मेजर बाय ट्वाइस ऑफ दैट, मतलब R1 अपॉन R2 क्या है, 2:1 है। ट्वाइस मतलब 2, डबल है। तो R1 अपॉन R2 क्या है, 2:1 है। तो यहां पुट कर देंगे 2/1 का होल क्यूब इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 कर देंगे। A2 बेरिलियम है, बेरिलियम का मास नंबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 2 का क्यूब 8, 8 इज इक्वल टू A1 अपॉन 9। तो जर्मेनियम का जो मास नंबर आ गया 9 इंटू 8 कितना आ गया, 72। तो कंपैरिजन वाले ही सवाल आएंगे, जब भी सवाल आएगा मार्केट में या कोई एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है? AIPMT 2006 का सवाल। आप सभी लोग 100%, 100% एक नंबर सहमत है? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। If the nucleus aluminum has nuclear radius of about 3.6 femtometer, then beryllium 125 would have its radius approximately। तो R1 अपॉन R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 लिखते थे अपन। R1 की वैल्यू 3.6 दे रखा है, तो 3.6 टेरिलियम का रेडियस R2 पूछा है का होल क्यूब जो होगा A1 अपॉन A2 के बराबर होगा। A1 ऑल्युमिनियम का कितना है, 27 है, और इसका क्या दे रखा है मास नंबर, टेरिलियम का 125 दे रखा है। अब चलो, अब की बार मुझे कौन सा फॉर्मूला यूजफुल लग रहा है, पावर 1/3 अगर दोनों साइड कर दूं तो ये 3.6 अपॉन R2 हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। 27 और 125 दोनों के थर्ड रूट पता है। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3/3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 125 का थर्ड रूट क्या होता है, 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 25 होता है। तो यहां से बच्चा पार्टी, अगर मैं R2 की बात करूं, ये कट जाएगा, 1.2 हो जाएगा, वो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1.2 इंटू 5। तो 1.2 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 6.0। तो कितनी हो जाएगी, टेरिलियम की रेडियस 6 फेम्टोमीटर हो जाएगी। तो बेसिकली एक ही फॉर्मूला है जिससे आप सारे के सारे सवाल कर सकते हो, साइज, न्यूक्लियर साइज या फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पे बेस्ड। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल है? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। अब अपन बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स की। किसकी बात करने वाले हैं, न्यूक्लियर फोर्स की। इस पे भी डायरेक्ट सवाल आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पूछा जाता है कि कैसा होता है, क्या होता है, सारी बातें। यार बेटा तूने बिल्कुल ही एक चीज क्या मैंने बोल दी, पीछे ही पड़ गया है। जब भी आएगा एक ही चीज, टॉप 100 टॉप 100। भाई जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ ले, पहले ये खत्म हो जाएगा, या तब दूं या पहले बीच में वही दे दूं। कोर्स तो कंप्लीट हो जाए, 28 फरवरी तो आ जाए, लास्ट के 2 महीने में वो करेंगे। और कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि मुंह उठा के आपने बना दी। टॉप 100 कंसेप्ट अगर नीट 2023 के लिए मैं दूंगा तो उस पर रिसर्च लगती है, टाइम लगता है। बन जाएगा, दे दूंगा, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है दोस्त, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली फोर्स होता है, सबसे ताकतवर, ठीक है। बट इसकी एक मजबूरी है,
वर्क ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत शॉर्ट रेंज होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वेरी शॉर्ट रेंज। कैसा होता है ये? वेरी शॉर्ट रेंज। वेरी शॉर्ट रेंज से क्या मतलब है दोस्त, समझना। मतलब देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स तो है, बट इसकी रेंज जो है, जो एक्टिव होता है ये तभी होता है जब दूरी क्या हो, 3 से 4 फर्मी की लेवल की हो, 3 और 4 फर्मी। मतलब इतनी कम दूरी पे लगता है, मतलब 3 से 4 प्रोटॉन्स के बाद ये खत्म हो जाता है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बाद 3 या 4 प्रोटॉन के के साइज के बाद ये खत्म हो जाता है। बहुत छोटा होता है, वेरी शॉर्ट रेंज। तो चूंकि है तो दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स, चूंकि इसकी, लेकिन जो इसकी रेंज है वो बहुत छोटी, बहुत कम दूरी पे लगता है। जब दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही कम है, फेम्टोमीटर के ऑर्डर का है, तब ये तभी लगेगा। उससे फेम्टोमीटर से थोड़ा, मतलब फेम्टोमीटर 3-4 फर्मी से ज्यादा की डिस्टेंस हुई तो क्या होता है, ये फोर्स इफेक्टिव नहीं रहता। तो चूंकि इतनी शॉर्ट रेंज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का साइज ही जो होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, मतलब फेम्टोमीटर के ऑर्डर का जो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है न्यूक्लियर फोर्स की, फेम्टोमीटर, उस रेंज का जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ न्यूक्लियस है। इनफैक्ट एक एटम की भी मैं बात करूं, एक एटम की भी बात करूं, एक एटम की भी बात करूं, तो एक एटम भी न्यूक्लियर साइज से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का साइज होता है एटम, एटॉमिक साइज, और न्यूक्लियर साइज होता है फेम्टोमीटर, और इसकी रेंज भी क्या होती है, फेम्टोमीटर। तो दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम है। इतनी रेंज कम है कि फेम्टोमीटर के ऑर्डर की है, और फेम्टोमीटर के ऑर्डर किसका होता है, सिर्फ न्यूक्लियस का होता है। तो ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियॉन्स पे लगता है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे ही लग पाता है। न्यूक्लियस के बाहर जैसे ही आप जाते हो, जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं, चूंकि वो न्यूक्लियस के बाहर है, डिस्टेंस फेम्टोमीटर से थोड़ी बड़ी हो जाती है, 3-4 फर्मी से बड़ी हो जाती है, इनफैक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम आ जाती है। तो वहां पे ये फोर्स इफेक्टिव ही नहीं रह जाता। तो एक एटम में ही न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उन पे भी ये फोर्स नहीं लग पाता। तो ये बात समझ में आई। दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है, दुनिया का क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स है, बट वेरी शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स पे लग पाता है। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, पहले 3 पॉइंट आप सभी लोग को क्लियर हैं? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे 100%, 100%, एक नंबर सहमत है? यहां तक कंफर्टेबल है पहले 3 पॉइंट तक? तो अपन थम्स अप दे दें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर क्या हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फोर्स है सर? बेटा जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं पहले खुद से क्वेश्चन कर लिया करिए ना, जॉय। भाई हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है? जब उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है सर, तो अकेला खुद पे तो लगाएगा नहीं, दो तो होने चाहिए ना, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स होता है। आगे बढ़ा जाए। फोर्थ, वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस। डिस्टेंस पे बहुत डिपेंड करता है। थोड़ी बहुत भी डिस्टेंस में तुमने वेरिएशन करा तो फोर्स बहुत मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है? तो वेरी मच, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस। डिस्टेंस पे काफी कुछ डिपेंड करता है। स्मॉल वेरिएशन इन डिस्टेंस may cause a large change in nuclear force while electrostatic force remains almost unaffected.
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में थोड़ा बहुत डिस्टेंस का वेरिएशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1/r² की प्रोपोर्शनल डिस्टेंस पे डिपेंड जरूर करता है, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टेंस के वेरिएशन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक ठाक डिस्टेंस में वेरिएशन करोगे तो फोर्स में भी ठीक ठाक वेरिएशन आएगा। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल अगर तुमने डबल कर दी तो फोर्स 1/4 होता है, ऐसी रिलेशन चल रही है। लेकिन यहां पे तुमने मतलब 1 फेम्टोमीटर तो बहुत बड़ी बात हो गई, 0.1 फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻16 मीटर का भी अगर तुमने इधर उधर किया तो न्यूक्लियर फोर्स हजारों गुना बढ़ सकता है या घट सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम दूरी बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। तो वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस। दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जैसे स्लाइटली चेंज होने पे भी मल्टीपल बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है न्यूक्लियर फोर्स के मैग्नीट्यूड में। आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल हो गए। 4th पॉइंट क्लियर है। अब मैं बात करता हूं 5th पॉइंट की, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। मतलब एक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जितना न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा वही दो न्यूट्रॉन्स के बीच में लग रहा होगा, वही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा होगा। इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। दो न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सब आप बराबर होते हैं, चार्ज पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है। जितना दो न्यूट्रॉन्स पे लगेगा उतना ही दो प्रोटॉन पे लगेगा, उतना ही दो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। तो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। 5th पॉइंट, यहां तक आप सभी लोग क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। लेकिन ये सारी चीजें ना थोड़ा अगर इस तरह के डाउट है तो प्लीज अवॉइड किया करिए। आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इन बिटवीन अ चैट थोड़ी क्लास डिस्टर्बेंस होती है, इस बात को थोड़ा समझा करिए। 5 पॉइंट क्लियर है। 6ठा पॉइंट है इसका स्पिन डिपेंडेंट, ठीक है। ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो कैसा होता है? एक स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होता है। स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में ज्यादा लगता है, हैविंग सेम सेंस ऑफ स्पिन एंड बिटवीन न्यूक्लियॉन्स हैविंग अपोजिट सेंस ऑफ स्पिन। मतलब अगर दो न्यूक्लियॉन्स सेम स्पिन के सेंस, उनका सेंस ऑफ स्पिन अगर सेम है तो क्या होता है? फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर अपोजिट सेंस के दो स्पिन में न्यूक्लियॉन्स हैं, दो न्यूक्लियस है जिनका सेंस ऑफ स्पिन क्या है? अपोजिट सेंस का है, तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहा होगा वो एज कंपेयर टू सेम स्पिन वालों से कम लग रहा होगा। जिनका सेम स्पिन होगा, स्ट्रॉन्गर बिटवीन न्यूक्लियॉन्स हैविंग सेम सेंस ऑफ स्पिन देन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स हैविंग अपोजिट सेंस। तो सेम सेंस ऑफ स्पिन में ज्यादा लगता है और अपोजिट सेंस ऑफ स्पिन में। अब न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है ये बेटा तुम्हारे सिलेबस के बाहर की बात है, तो तुम इसे समझ नहीं सकते, तो इस पर दिमाग मत लगाना। बस समझ लेना अगर स्पिन डिपेंडेंसी एग्जाम में पूछ दी जाए कि स्पिन पे कैसे डिपेंड करता है, तो सेम स्पिन होगा अगर दो न्यूक्लियॉन्स का तो फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दो अपोजिट स्पिन के अगर न्यूक्लियॉन्स हैं तो उनके कंपेरिजन। क्लियर है यहां तक? तो पॉइंट नंबर 6 तक सभी लोग को क्लियर है। 7th प्रॉपर्टी होती है इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। ये एक सेंट्रल फोर्स नहीं होता। जैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। लेकिन जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स नहीं होता, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड नहीं रहता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, बट न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है? एक नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। यहां तक आई होप आप सभी लोग 100% 100% एक नंबर सहमत होंगे, क्लियर होंगे। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए सर। देखो लिखा भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। अब नेचर की बात आती है कि भाई आपका न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी पे पूछा जाएगा तो इस पॉइंट पे आने की संभावना ज्यादा है। अब ये डेटा कहां से उठाया गया है? एनसीईआरटी। इनफैक्ट ये पूरी जो लाइन भी है एनसीईआरटी की कटिंग है।
तो आपको मेरे लेक्चर्स को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या है, एनसीईआरटी को वापस से देखने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज ऑलरेडी कवर्ड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चन फॉर्मेशन की जा सकती है वो ऑलरेडी कवर्स हैं अपने नोट्स में ही। ठीक है, तो नेचर की बात करें कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 0.8 एफएम, अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 0.8 एफएम से बड़ी है तो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। और वहीं अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 0.8 एफएम से कम होती है वैसे ही रिपल। मतलब क्या चाहता है न्यूक्लियर फोर्स की, कोई भी दो न्यूक्लियॉन जो है वो एग्जैक्टली 0.8 एफएम पे बने रहे। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी 0.8 एफएम बनी रहे, अगर वो उससे कम होनी चाहेगी, मान लो ये दूरी, ये और ये दूरी 0.8 एफएम है, अगर जैसे ही ये दूरी कम होगी न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा, रिपेल करेगा, इन्हें बाहर भगाएगा, रिपेल करके इन्हें क्या करेगा, बाहर भगाएगा, जैसे इनकी दूरी में कम करूंगा 0.8। वहीं अगर ये 0.8 एफएम की दूरी थी, वहीं अगर मैं इनकी डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो क्या करेगा, न्यूक्लियर फोर्स को अट्रैक्ट करके अंदर की तरफ खींचेगा। तो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दूरी होती है वो 0.8 एफएम होती है। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी 0.8 एफएम से थोड़ी सी बढ़ेगी तो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा, और वहीं अगर ये डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स रिपल्सिव नेचर का लगेगा। आई होप आप सभी लोग यहां तक क्लियर होंगे। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, ठट्टा बताइए, साढ़े बताइए। सभी लोग 100%, 100%, एक नंबर कंफर्टेबल है, क्लियर है। क्लियर है दोस्त? तो ये बातें हो गई आपकी न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज की। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन बात करेंगे आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस, दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो बहुत सारी बातें हैं इसके बेसिस पे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, समझना बच्चा पार्टी, इक्विवेलेंस है। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इक्विवेलेंस आगे लगा हुआ है। तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि आइंस्टीन ने इस रिलेशन से बताया मास डिफेक्ट, मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी का इक्विवेलेंस बताया इन सिंपल टर्म। ये जो डेल्टा एम है दैट इज नॉट अ मास, इट इज बेसिकली अ मास डिफेक्ट। डेल्टा एम क्या होता है बच्चा पार्टी, यहां पे डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट क्या होता है, ये सारी बातें बहुत अच्छे से अपन समझने वाले हैं। और सी क्या होता है दोस्त, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो मास डिफेक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब। जो एटम बॉम्ब होते हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब भी जिन्हें कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बात करूं या एटम बॉम्ब करूं, वो मास डिस्ट्रक्शन कैसे ले आते हैं और वो क्या होता है वहां पे एटॉमिक बॉम्ब में एनर्जी कहां से, किस प्रोसेस से रिलीज होती है, इस बात को अपन यहाँ पे आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से समझेंगे। किससे सीखेंगे, आइंस्टीन के मास एनर्जी के इक्विवेलेंस से अपन एटॉमिक बॉम्ब की फिजिक्स। एटॉमिक मास की अगर आप फिजिक्स समझ लेंगे तो आपको डेल्टा एम समझ में आ। मान लो क्या है दोस्त, आपके पास ये नहीं, आप आतंकवादी तो हो नहीं, ये आपके पास एटॉमिक बॉम्ब हो। मान लो ये एक एटॉमिक बॉम्ब है जो कि फटा। जब ये फटेगा तो क्या होगा बच्चा पार्टी, ये छोटे 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 पार्टिकल्स में टूटेगा। तो मान लो ये फूट गया और छोटे 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 कई ढेर सारे पार्टिकल्स में टूट गया।
हर एक का मास, इसका मास m1 था, m3, m4, m5, सिमिलरली mn, खूब ढेर सारे n पार्टिकल्स में टूट गया। ये एटम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट के पहले और ब्लास्ट के बाद अगर आप इसका मास नापोगे, मान लो इसका इनिशियल मास क्या था, टोटल m0 था, और फाइनली इसके कंस्टिट्यूएंट जिसमें ये टूट गया, इनका टोटल मास मैं बोल दूं mt, तो वो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, जितने भी पार्टिकल में फूटा उन सबका टोटल मास mn लिख दूंगा, तो क्या ये टोटल मास आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूट फूटने के। तो देखा गया बच्चा पार्टी, देखा गया जब कोई भी एटम बॉम्ब फटता है जब कोई भी एटॉमिक बॉम्ब, कोई भी एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है, तो फाइनली पाया गया और ये देखा गया कि जो इनिशियल मास था वो ज्यादा था। ये पाया गया फाइनली जब कैलकुलेट किया गया सारे मास को, तो जो m0 मिला वो mt से, mt क्या है बच्चा पार्टी, कंस्टिट्यूएंट का टोटल मास, mcd जिसमें ये फूड के कंस्टिट्यूएंट जो बने इनका टोटल, सारे एक एक छोटे से छोटा टाइनी से टाइनी पार्टिकल को भी जोड़ लिया गया, तो देखा गया जो ओरिजिनल मास था m0 पेरेंट बॉम्ब का, एटम का, पेरेंट न्यूक्लियाई का जो मास था वो उसके कंस्टिट्यूएंट से थोड़ा ज्यादा निकला। तो ये हुआ कि भाई चलो बॉम्ब फटा तो फटा, लेकिन मास कहां गायब हो गया भाई। मास कंजर्वेशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल कभी बचपन में पढ़ा करते थे भाई। मास को ये मानते थे कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये पता चला यार मास जो है कंजर्व नहीं रहता, मास कंजर्वेशन कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, वो सिर्फ न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन की फिजिक्स के हिसाब से मास कंजर्व रहता है। बट यहां पे मास कंजर्व नहीं रहा, मास कहीं ना कहीं कुछ गायब हो गया। तो बेसिकली वो गायब नहीं हुआ, कन्वर्ट हो गया है मास कहां पे, एनर्जी में। उस मास के करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी निकल गई। तो यहां से कंसेप्ट आया डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट, जैसे ओरिजिनल मास m0, दैट इज ओरिजिनल मास m0 माइनस mt। तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मास अगर माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। तो ये जो मास गायब हो गया, बेसिकली गायब नहीं हुआ, क्या एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो डेल्टा है। तो आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन ने फाइनली ये बताया कि भाई जो मास डिफेक्ट आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज्ड की वैल्यू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर। इस इक्वेशन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोई मास अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लोग अपने मन से मतलब बना लेते हैं कि भाई ई फॉर एनर्जी हो गया, डेल्टा एम तो मास डिफेक्ट है और सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो शायद कुछ ऐसा हो रहा हो, कहीं पढ़ा, किताब में लिखा है, नहीं लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा हो रहा हो कि मास अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइंस्टीन ने यह बताया। आइंस्टीन ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि मास अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइंस्टीन साहब ने E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर इज एन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इन्होंने बताया कि कभी भी जो भी मास डिफेक्ट जनरेट होता है, किसी भी मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी जनरेट होगी उसकी वैल्यू क्या है, इसका स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से बस मल्टीप्लीकेशन है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है। ये नहीं कि किसी भी मास को स्पीड ऑफ लाइट से चला दो, कोई मास स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकता, इनफैक्ट चल क्या नहीं रहा है, चल ही नहीं सकता। मेरी बात आ रही समझ में। बस ये है कि अगर मास डिफेक्ट डेल्टा एम जनरेट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी जनरेट होगी वो आप इंटू सी स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे आपको यह पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट से चलना या ना चलने से इसका कोई रिलेशन नहीं है।
तो हमें यहां से एक बात और समझ में आई, बेसिकली मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमें यह भी बात समझ में आई कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फंडामेंटली कंजर्व नहीं रहता, एनर्जी कंजर्व रहती है। मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें यह भी समझ में आएगा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मास बेसिकली क्या है बच्चा पार्टी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है बेसिकली। एनर्जी जो एक मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का ही एक दूसरा फॉर्म है जो कि वापस एनर्जी में बदला जा सकता है ड्यू बाय दिस न्यूक्लियर प्रोसेस, बाय एनी न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस से हम किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कितनी एनर्जी रिलीज होगी किसी न्यूक्लियर प्रोसेस में, ये हमें आइंस्टीन सर ने बता दिया। यहां तक आप सभी लोग 100%, 100%, एक नंबर सहमत है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन एनी न्यूक्लियर प्रोसेस। किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस दे देगा और पूछ देगा आपसे कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई इस प्रोसेस। देखा सर? तो देखो बच्चा पार्टी, एनर्जी रिलीज के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास वो तो आइंस्टीन सर का है, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। लेकिन पंगा कहां आता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूं कि पंगा कहां आता है इस इक्वेशन में। तो पंगा ये आता है जो मास डिफेक्ट है, ये कई बार आपको इन एसआई यूनिट्स मतलब केजी में दे देगा और कई बार एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में दे देगा। क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स में किलोग्राम एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है या ग्राम भी एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, तो जनरली एसआई यूनिट नहीं यूज की जाती जनरल, लेकिन कभी कभार यूज भी कर दी जाती है। तो फर्स्ट पार्ट समझना, इफ डेल्टा एम is given in atomic mass unit। अगर डेल्टा एम आपका एटॉमिक मास यूनिट या यू में एटॉमिक मास यूनिट में गिवन, तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, वन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट यू से। वन एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है, वन एटॉमिक मास का अगर मास डिफेक्ट होगा, मैं लिख भी दे रहा, डेल्टा एम अगर वन एटॉमिक मास यूनिट का है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज जो होगी वो कितनी होगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी दोस्त मास आपका एएमयू में दे रखा होगा तो एनर्जी रिलीज किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। मेगा इलेक्ट्रॉन, अगर मास एएमयू में दे रखा होगा तो 1 एएमयू के करस्पॉन्डिंग आपको जो एनर्जी रिलीज होगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। मेगा मतलब समझते हो, कैपिटल एम मतलब 10⁶। मेगा मतलब क्या होता है, 10⁶। वही बच्चा पार्टी रुक जाओ। ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डिंग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी रिलीज कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें मास डिफेक्ट एएमयू में दे रखा है, इस केस में एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर होता था, इसको चेंज कर लोगे, मास डिफेक्ट जो भी एएमयू में डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है, अगर वो एएमयू में दे रखी है तो जो भी एएमयू में जितने भी एएमयू है उसे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एनर्जी रिलीज आ जाएगी। टोटल एनर्जी रिलीज निकालने का तरीका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, डेल्टा एम सी स्क्वायर को
अगर बच्चा पार्टी अगर मास डेल्टा एम जो है वो किलोग्राम में ना दे के आपको एएमयू में दे रखा है, तो जितने भी एएमयू दे रखा है वो वैल्यू आप डेल्टा एम लिख देंगे, उसे 931 से 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा। बिकॉज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कब रिलीज हो रही है, जब 1 एएमयू का मास डिफेक्ट है। तो जितने भी एएमयू है डेल्टा एम इंटू 931.5 कर देंगे तो टोटल एनर्जी रिलीज आ जाएगी, अगर मास डिफेक्ट बने, मास डिफेक्ट एएमयू एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में दे रखा है। सेकंड बात आती है, इफ डेल्टा एम इज गिवन इन किलोग्राम, अगर डेल्टा एम आपका किलोग्राम में दे रखा है, एसआई यूनिट्स के टर्म में ले रखा है, तो आप सिंपली जो एनर्जी का फॉर्मूला है, जो भी मास डिफेक्ट किलोग्राम में दे रखा है उसे 3 इंटू 10⁸ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल्स में आएगा। किस में आएगा, जूल्स में आएगा। फर्स्ट केस में जब एएमयू में मास डिफेक्ट दे रखा था तो एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी किस में आई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। लेकिन वही अगर किलोग्राम एसआई यूनिट्स में मास डिफेक्ट दोगे तो आंसर भी एसआई यूनिट्स में ही आएगा, इन टर्म्स ऑफ जूल आएगा। ठीक है, तो जो भी मास डिफेक्ट होगा वो कभी किलोग्राम में दे रखा होगा और कभी एएमयू में दे रखा होगा। तो जो भी मास डिफेक्ट दे रखा है उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, और अगर वो मास किलोग्राम में दे रखा है तो आप उसे 3 इंटू 10⁸ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आप मास डिफेक्ट हमेशा निकाल सकते हैं। क्लियर है, 100%, 100%। एक नंबर जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए, हम सब दे दीजिए। यहां तक सभी लोग सहमत हैं, क्लियर है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए सर, आगे बढ़ जाऊं। एक क्वेश्चन करते हैं और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इसकी। क्वेश्चन देखो, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड in following nuclear process, एनर्जी रिलीज इन फॉलोइंग न्यूक्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, डेल्टा एम दे रखा है आपको 3 ग्राम, और सेकंड पार्ट में डेल्टा एन दे रखा है 3 एटॉमिक मास, 3 एमयू या 3। तो इन दोनों पार्ट में आपको क्या बताना है, एनर्जी रिलीज इन दोनों पार्ट में कितनी होगी ये करके। शुरू हो जाओ दोस्त, देखा जाए दोस्तों, तो जब मास डिफेक्ट आपका इफ डेल्टा है 3 ग्राम है, एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर, तो अगर मास डिफेक्ट आपका 3 ग्राम है तब, और जब मास डिफेक्ट 3, लैग गायब हुआ, अभी ठीक है सब। तो सॉल्व करते हैं, इफ डेल्टा एम इज इक्वल टू 3 ग्राम दे रखा है,
ग्राम मतलब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये एसआई यूनिट के टर्म में चलेगा। तो एनर्जी रिलीज का फर्स्ट पार्ट में आंसर डेल्टा एम सी स्क्वायर से लिखेंगे। तो डेल्टा एम 3 ग्राम है, हमें किलोग्राम में चाहिए, तो क्या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है, उसका स्क्वायर। यहां तक क्लियर है दोस्त। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो तुम देखोगे क्या हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 10⁸ 8 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ -3 था, इंटू 10⁻13 जूल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 × 10⁻27 इंटू 10⁻13। अब इस क्वेश्चन से, सिर्फ इस क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए दोस्त कि क्यों न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इतना खतरनाक होता है। न्यूक्लियर फोर्स इतना, या न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक एटम बॉम्ब या एक न्यूक्लियर बॉम्ब इतना खतरनाक क्यों। किसी भी एटम बॉम्ब से अगर मात्र 3 ग्राम सोच लो कितना छोटा होता है, मात्र 3 ग्राम की भी अगर मास डिफेक्ट अगर जनरेट हो गई तो वो 10⁻13 जूल, इस ऑर्डर की एनर्जी, मात्र 3 ग्राम का मास डिफेक्ट 10⁻13 जूल के ऑर्डर का एनर्जी रिलीज करेगा। तो एक एटम बॉम्ब अगर गिर गया, उसमें ठीक ठाक 5-10 ग्राम भी अगर आपका मास इफेक्ट जनरेट हो जाता है तो वो मास डिस्ट्रक्शन करने के लिए मोर देन सफिशिएंट। ये बात समझ में आई। दैट्स व्हाई एटॉमिक बॉम्ब आर सो हार्मफुल, क्योंकि उसके एटॉमिक प्रोसेस में जो एनर्जी जनरेट होती है छोटे मोटे भी मास इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग, वो बहुत ज्यादा होती है। यहां तक आप सभी लोग क्लियर है? यहां तक आप सभी लोग क्लियर है फर्स्ट पार्ट? अच्छा, अब सेकंड पार्ट में आओ। अगर एएमयू में दे रखा है मास इफेक्ट तो कैसे निकालोगे। कभी भी मास इफेक्ट अगर आपको एएमयू में दे रखा है तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। जब भी आपको मास इफेक्ट एएमयू में दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, फिर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला, बस डेल्टा एम की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो 3 × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 931.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 2794.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपैरेटिवली अगर देखोगे एटॉमिक मास यूनिट में जब मास इफेक्ट आता है तो एनर्जी रिलीज कंपैरेटिवली कम होती है। जिसको नहीं पता 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन जूल के, 10⁻19 जूल के बराबर। तो 2794.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10⁻−10, 10⁻−10 जूल के आसपास के ऑर्डर का मास इफेक्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो एटॉमिक मास यूनिट एक प्रैक्टिकल यूनिट है न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान, बिकॉज एटॉमिक मास यूनिट काफी छोटा मास होता है 1 AMU, लेकिन वही मास अगर ग्राम या किलोग्राम में आ जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन जनरल मोर ऑफन यही वाली यूनिट यूज होती है AMU। इस वाला फॉर्मूला आपको ये इसके आने की चांसेस 2% है इस फॉर्मूले को यूज करके। मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन आएगा वो 98% टाइम्स आप यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। तो जब भी मॉस इफेक्ट एएमयू में दे रखा है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कैलकुलेशन को तेज करना है तो 931.5 की जगह आप इसकी जगह 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप अप्रोक्सीमेटली 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अगर कैलकुलेशन को तेज करना है, फास्टर कैलकुलेशन के लिए 930 से कर देना तो ज्यादा तेज आपका आंसर। क्लियर है? चलो, एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट खटाखट करके बताओ। दो स्टेटमेंट दे रखे, ए एनर्जी कंजर्वेशन इज अ फंडामेंटल लॉ, और स्टेटमेंट बी है मास कंजर्वेशन इज अ फंडामेंटल लॉ। अब चार ऑप्शन दे रखे, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग,
ऑप्शन 2 है बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ आर इनकरेक्ट। कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा फंडामेंटल लॉ है या मास कंजर्वेशन? सही है, बी गलत है, मतलब ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आई होप आपको आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर की मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये समझ में आ गया, कैलकुलेशंस कैसे आगे बढ़ानी है ये समझ। अगर यहाँ तक आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो थम्स अप दे दें, फिर अपन आगे बढ़ें। अब अगला कंसेप्ट आएगा बाइंडिंग एनर्जी की, फिर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करेंगे। क्लियर है दोस्त? अब आगे बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है, पहले इस बात को समझेंगे, फिर इस कंसेप्ट को और अच्छे से आगे मैं आपको। तो पहले डेफिनेशन सुन लो, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, जिन न्यूक्लियॉन से वो बना है उसमें वापस तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या फिर ज्यादा एक्यूरेटली समझना है तो ये ब्लू वाली डेफिनेशन, इट इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट कंस्टिट्यूएंट, उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन से मिला के जब एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस होती हैं, ये ज्यादा यूजफुल डेफिनेशन, इट इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। अगर ये डेफिनेशन थोड़ी बहुत भी समझ में आ गई तो मैं और अच्छे से समझाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। शुरू किया जाए। तो देखो, मान लो क्या था, मार्केट में खूब ढेर सारे प्रोटॉन थे, और खूब ढेर सारे न्यूट्रॉन्स भी थे। तो ये इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और इंडिविजुअल प्रोटॉन पड़े, लेकिन इन्हें क्या कर दिया गया, बाउंड कर दिया। ये जब इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, फ्री थे, ठीक है, फ्री थे, तो क्या था, इनके पास एनर्जी थोड़ी ज्यादा। अब जब इनको बाउंड कर दिया गया और इनसे एक न्यूक्लियस बना दिया गया, मतलब इन्हें एक न्यूक्लियस के अंदर पैक कर दिया गया, ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स, ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को उठा के यहां पे आपने पैक कर दिया। ठीक है, इनको पैक करके आपने क्या बना दिया, एक न्यूक्लियस बना दिया।
न्यूक्लियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स ए जेड से। एक्स ए जेड एक न्यूक्लियस इंडिविजुअली फ्री प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, फ्री प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ के आपने पैक करके न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई। क्या हुआ बच्चा पार्टी? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो देखा गया इस प्रोसेस में क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। क्या हुई? एनर्जी रिलीज हुई। तो पता लगाया गया कि भाई ये एनर्जी आ कहां से रही है। तो मान लो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के बाद जो इसका मास बना, फाइनली मास ऑफ न्यूक्लियस जो देखा गया, लेट से एम नॉट, और जो ये फ्री प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन थे, मान लो जेड प्रोटॉन्स थे और ए न्यूट्रॉन्स थे। आपके पास जेड प्रोटॉन्स थे और ए न्यूट्रॉन्स थे। तो दोस्त मैं बात करूं जेड प्रोटॉन्स, तो इनका मास जो होगा, एक प्रोटॉन का मास अगर mp है और टोटल जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स जेड mp हो जाएगा। वही मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रॉन का मास लेट से mn है। mn क्या है? न्यूट्रॉन का मास। और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? a माइनस जेड। एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर a माइनस जेड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भाई ए तो क्या होता है? मास नंबर होता है ना। मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सिर्फ न्यूट्रॉन चाहिए तो ए में से जेड माइनस करोगे तभी न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो ए माइनस जेड इंटू मास एम एन क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ, ये क्या है तुम्हारा? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या है? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए माइनस जेड क्या है? ए माइनस जेड क्या होता है? एम एन। ए माइनस जेड इंटू एम एन। ए माइनस जेड इंटू एम एन लिख दोगे तो ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, और जेड इंटू एम पी कर दोगे तो टोटल मास। अगेन देखा गया कि जो z इंटू एम पी है प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, ये कंबाइंड टर्म जो इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो टोटल मास था, ये थोड़ा ज्यादा मिला जो फाइनली न्यूक्लियस बना उसके मास। एम नॉट क्या है दोस्त? मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस, इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को जोड़ के जो न्यूक्लियस बनाया उसका मास अगर एम नॉट आया था, तो ये टर्म क्या मिला? उससे थोड़ा ज्यादा मिला। तो अगेन पता चला मास गायब हो रहा है, और जो मास गायब हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एक मास डिफेक्ट हो रहा है, उस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो वही न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को क्या कह देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कह देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कह देते हैं। ठीक है। तो यहां से जो तुम्हारा डेल्टा एम मास डिफेक्ट आएगा, यहां से अगर आप मास डिफेक्ट निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स में से माइनस कर दें m नॉट का मास। माइनस कर देंगे अगर आप m नॉट का मास, तो आपका क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्त? मास डिफेक्ट आ जाएगा। और इस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे सी स्क्वायर से तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल है? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए। बात समझिए, बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्या है
कि इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके तुमने एक न्यूक्लियस बनाया। तो देखा न्यूक्लियस का जो टोटल मास एम नॉट आया वो बेसिकली इसके कंस्टिट्यूएंट के इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट के टोटल मास से थोड़ा कम आया, मतलब अगेन कुछ मास गायब हो रहा है। तो बेसिकली वो गायब नहीं हो रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और वही उस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई थी, तो बेसिकली वो वही एनर्जी है जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। तो जो भी मास डिफेक्ट आएगा उतनी ही तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां से अगर बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है तो इस डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, या एएमयू के टर्म में मास इफेक्ट दे रखा है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस आ जाए। यहां तक क्लियर है? सभी लोग 100% बाइंडिंग एनर्जी समझ में आ गई कि क्या होती है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है? इस बात का लॉजिक है कि इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल मास आता है वो न्यूक्लियस के टोटल मास से थोड़ा ज्यादा होता है। तो वही जो मास डिफेक्ट आ रहा है, इनका जो डिफरेंस है, उसी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और उसी रिलीज एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करने के लिए में प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे बाइंडिंग एनर्जी। कंफर्टेबल है? क्लियर है? तो थम्स अप दे दें, हार्ट बना दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, मतलब बाइंडिंग एनर्जी के ही प्रोसेस में आगे बढ़ता हूं थोड़ा। तो यहां से जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या लिख दोगे? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है? तो बाइंडिंग एनर्जी को बी डॉट ई लिख देंगे, इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, आपका फॉर्मूला आ गया बाइंडिंग एनर्जी का। अब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि भाई साहब डेल्टा एम क्या होता है यहाँ पे, तो डेल्टा एम मास डिफेक्ट होता है, और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो डेल्टा एम हो जाएगा z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन में से m नॉट माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके मास डिफेक्ट। यहां से इस फॉर्मूले से मास डिफेक्ट निकाल के वापस इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे अलग अलग टर्म के मैं वैल्यू मान लिख दे। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ए क्या है? मास नंबर है। एम नॉट क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियाई है। एम पी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है। एम एन क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्त, इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाइड कर देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगा यहां से? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इसे डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख दीजिए, फॉर ए वेरी ऑब्वियस रीजन, बिकॉज आपको जो यहां से मास डिफेक्ट निकालोगे, क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा होगा मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब तुम्हें एएमयू में ही दे रखा, न्यूक्लियाई का भी मास तुम्हें एएमयू में ही दे रखा। बेसिकली तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें मास इफेक्ट जो तुम निकाल रहे होगे ना, वो इन एएमयू ही निकाल रहे होगे। तो बेसिकली तुम्हारा फॉर्मूला फाइनली यूज में यही आने वाला है। यहां तक आप सभी लोग 100% एक नंबर सहमत है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारा बताइए।
यहां तक सभी लोग 100%, 100%, एक नंबर सहमत है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, छट्टा बताइए, सड़ता है। आगे बढ़ जाए। अब अगला पॉइंट समझना, बाइंडिंग एनर्जी को निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, या एनर्जी रिलीज्ड। सॉरी सॉरी, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की, कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, इस बात पे अपन डिस्कशन करते हैं। केमिस्ट्री में और जनरली आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर ये कंसेप्ट पहले भी सुन रखा होगा कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रिलीज्ड। ये कंसेप्ट पहले सुन रखा है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। मैंने अधिकतर सुन रखा है कि कोई भी मतलब एलिमेंट, कोई भी एटम एनर्जी कैसे गेन करता है, मतलब स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है, एनर्जी रिलीज करके। एनर्जी जैसे जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। ये बात अपन ने कहाँ पे देखा था बच्चा पार्टी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की होती है। अगर हाइयर एनर्जी स्टेट में होगा तो वहां से एनर्जी रिलीज करके कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आके उसकी क्या हो रही है बच्चा पार्टी, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रिलीज। क्या ऐसा अपन ने पढ़ा था, हाँ या ना? कई बार पढ़ चुके हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो एनर्जी रिलीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। और एनर्जी रिलीज्ड इन एनी न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज्ड होती है, क्या वो अच्छा पार्टी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है? बाइंडिंग एनर्जी ही तो बताई थी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। कोई भी न्यूक्लियस की जब फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो स्टेबिलिटी वही होगी जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब उस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जब वो न्यूक्लियस बन रहा था तब एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई थी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा। लेकिन ये कैसा है बच्चा पार्टी, ये पूरा सच नहीं है, ये क्या है, एक अधूरा सच है। ये पूरा सच नहीं है दोस्त, ये क्या है, अधूरा सच है। इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। ये तुम्हारी फैमिली ए है, ये फैमिली बी है, ठीक है? दो फैमिलीज हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। इसकी टोटल इनकम इस फैमिली की है 10,000 और इसकी जो टोटल इनकम है इस फैमिली की, या 10,000 तो यार बहुत कम हो गया, थोड़े बढ़ा देते हैं इनके पैसे। लेट से इनकी टोटल इनकम 50,000 रुपए है और इनकी टोटल इनकम जो है वो 80,000। कौन सी फैमिली ज्यादा फाइनेंशियली हैप्पी होगी, खुश होगी, स्टेबल होगी? अब खुशी से मतलब सर, खुशी के लिए प्यार होना चाहिए आपस में, ये सब फालतू बातें नहीं। फाइनेंशियली कौन ज्यादा फ्री होगी, फाइनेंशियली कौन ज्यादा कौन सी फैमिली ज्यादा इजीली अपने खर्चे निकाल लेगी, ज्यादा फन कर लेगी, ज्यादा चिल कर लेगी, ज्यादा पिक्चरें देख लेगी सिनेमा हॉल में जाके? चलिए बताओ। मैंने माइक नहीं लगाया।
फैमिली बी। आप सभी का आंसर क्या है? फैमिली बी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा डेटा दिखाया, नंबर ऑफ पर्सन। इस फैमिली में टोटल के कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और ये नंबर ऑफ पर्सन अगर मैं यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे 10। इस फैमिली में 10 लोग हैं और इस फैमिली में 5 लोग हैं। अब बताओ कौन सी ज्यादा होगी? अब बताओ कौन सी फैमिली ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होगी, ज्यादा इजीली अपने महीने के खर्चे निकाल ले रही होगी? मेरे ख्याल से अब बिना डाउट आप सभी लोग डायरेक्टली आंसर बोलोगे, 100% बात है कि फैमिली ए ज्यादा खुश होगी, क्योंकि पर पर्सन इनकम जो आ गई वो क्या आ गई? 50,000 बटा 5, 10,000 रुपए इनके पास है पर बंदे पे खर्च करने के लिए। और यहां पे अगर मैं पर पर्सन इनकम निकालूं तो इनके लिए जो पर पर्सन इनकम आ रही है वो 80,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 8,000 रुपए आ रही है। यहां पे पर बंदा पर पर्सन जो खर्चा है, खर्चे करने के लिए पैसे अवेलेबल है, पर पर्सन जो पैसे अवेलेबल है हर एक आदमी के पास, इंडिविजुअल आदमी के पास खर्च करने के लिए जो रुपया अवेलेबल है, फैमिली बी के पास 8,000 रुपए ही है और फैमिली ए के पास 10,000 रुपए है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली ए ज्यादा फाइनेंशियली मजे कर पाएगी, ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होगी। ये बात समझ में आ गई? तो हमें यह समझ में आया कि टोटल इनकम इज नॉट एन एग्जैक्ट और ट्रू मेजर कि आप बता पाओ कि भाई कौन ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल या रिच है। हमें पर कैपिटा इनकम या पर पर्सन इनकम ज्यादा सही तरीका है स्टेबिलिटी को देखने का, रेदर देन टोटल इनकम भले ही इनकी कम है बट फिर भी इनके पास पर पर्सन पैसे खर्च करने के लिए ज्यादा है। यहां पे टोटल इनकम भले ही ज्यादा है लेकिन पर पर्सन खर्च करने के लिए पैसे इनके पास कम पड़ जा रहे हैं। तो इसी तरह स्टेबिलिटी को गेन कर देखने के लिए बाइंडिंग एनर्जी देख लेना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी देख लेना, यह सही तरीका नहीं है। स्टेबिलिटी को देखने के लिए जो सही तरीका है सही तरीका जो होगा वो होगा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल न्यूक्लियॉन्स। अंदर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी तो ठीक है, लेकिन उस न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग कितने हैं, उस लोग न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियॉन्स कितने, अगर उसका रेशियो ले लोगे वो जिसके लिए, जिस एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी को देखने का सही तरीका जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बीई बाय ए है। क्या होता है बच्चा पार्टी? सही तरीका बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को देखने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को जज करने के लिए, देखने के लिए सही तरीका क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ना कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी। यहां तक क्लियर है? स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल कौन न्यूक्लियस होगा? जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है जिसे मास नंबर भी कहते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दोगे तो पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी रिलीज आ जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसके लिए ज्यादा होगी, मतलब पर न्यूक्लियॉन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, वो उतना स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। यहां तक कंफर्टेबल है?
आगे बढ़ जाए। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ प्लॉट किया गया। देख लो, यहां लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, मास नंबर है। एक्स एक्सिस पे क्या है आपका, मास। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी जो मिलती है वो Fe56 आयरन के लिए मिलती है। आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है, मतलब जो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होता है वो क्या है, आयरन है। मतलब बेसिकली आयरन क्या है, शर्मा जी का बेटा है। आयरन क्या है बच्चा पार्टी, आयरन क्या है, बेसिकली शर्मा जी का बेटा है न्यूक्लियस की दुनिया का। ठीक है, मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, जो हायर मास नंबर हैं जैसे यूरेनियम, आयरन, यूरेनियम की मैं बात करूं भाई 238 न्यूक्लियॉन्स होते हैं इसमें। तो 238 अगर इसका मास नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम की बात करें तो आयरन से बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हमें पता है कि आयरन, यूरेनियम जो होता है हाईली रेडियो एक्टिव है। हाईली रेडियो एक्टिव मतलब कभी भी फट सकता है, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी बहुत लो है। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लो है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, लो है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी तो इसकी बहुत है, लेकिन इसके घर में खाने पीने वाले लोग कितने हैं, 238 लोग हैं। डिवाइड कर दो 238 से, तो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके लिए लो आती है, मतलब स्टेबिलिटी इसकी क्या है, लो। वहीं आयरन के लिए बात करें, टोटल बाइंडिंग एनर्जी एज कंपेयर टू यूरेनियम काफी कम होती है, लेकिन इसके घर में कितने लोग रह रहे हैं, सिर्फ 56 लोग रह रहे हैं। तो डिवाइड बाय 56 करोगे तो ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो BE/A का रेशियो आएगा वो मैक्सिमम आता है आयरन के लिए अमंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स। ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है, आयरन का होता है। तो आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस की फॉर्मेशन आयरन। तो हर कोई शर्मा जी का बेटा जैसा बनना चाहता है। तो इससे जो छोटे वाले होते हैं इधर वाले, ये भी शर्मा जी के बेटा आयरन बनना चाहते हैं, और इसके इधर वाले भी इधर आके निकले। लेकिन इससे छोटे वाले मान लो एक हीलियम है और ये कार्बन है, ये इधर की तरफ कब मूव करेंगे, जब इन दोनों के मास नंबर ऐड होंगे। तो इधर वाले क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन मतलब ऐड करते हैं, एक जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, अपना मास नंबर बढ़ा के आयरन के करीब जाना चाहते हैं, आयरन के जैसा बनना चाहते हैं। और जो बड़े न्यूक्लियन एलिमेंट्स, न्यूक्लियाई होते हैं यूरेनियम टाइप के, ये क्या चाहते हैं, टूट जाएं दो छोटे पार्ट में। जैसे मान लो 238 है, ये 100 और 138 के दो न्यूक्लियस बना लिए इसने, तो 100 यहां कहीं आ जाएगा, 138 मतलब करीब गए ना न्यूक्लियस के। तो बड़े वाले क्या करते हैं, टूटते हैं। टूटने को प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजिक्स में फ्यूजन कहते हैं। टूटने के प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजिक्स में फ्यूजन करें, टूटने के प्रोसेस को फिजन कहते हैं, और जुड़ने के प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। तो आयरन से कम वाले फ्यूजन करना चाहते हैं और आयरन से बड़े वाले फिजन करना चाहते हैं। ये क्लियर हुई। अब ये अगेन एक एनसीईआरटी का डेटा आ जाता है, एनसीईआरटी में लिखा है तो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहां पे आपके पास है। क्या, मास नंबर 180 से 30 तक, मास नंबर 180 से लेके 30 और 180 के जो बीच के न्यूक्लियस होते हैं, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है नियर बाई आयरन ही आती है, बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो ये सारे के सारे इन्हें क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। तो ये किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में ना फिजन ना फ्यूजन, ना ये फिजन करना चाहते हैं ना या फ्यूजन करना चाहते हैं। कहां से कहां, 30 से लेके 180 तक वाले कैसे हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी क्लोज होती है, काफी क्लोज होती है आयरन की। मतलब एक तरीके से समझ लो ये क्लास के टॉपर्स जैसे हैं। टॉपर तो नहीं है, फर्स्ट रैंक तो नहीं है, लेकिन यहाँ टॉप 5 टॉप 6 वाले। तो सारे एलिमेंट्स में जिनके मास नंबर 30 से 180 के बीच में है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के काफी करीब होती है, स्टेबल होते हैं, ना ये फिजन करते हैं ना फ्यूजन करते हैं।
जिनका मास नंबर 30 से कम होता है बेसिकली वो फ्यूजन का प्रोसेस मतलब जुड़ के ऐड होके आयरन के करीब 56 के आसपास जाना चाहता है। तो 30 से कम वाले फ्यूजन का प्रोसेस देते हैं, तो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजन जाते हैं और हैवी न्यूक्लियाई फिजन देते हैं। अच्छा, एक डेटा छूट गया। ऑब्लिक ए ग्रेटर देन 180, 130 से छोटे वाले फ्यूजन देते हैं और 180 से बड़े वाले क्या करते हैं, 180 से बड़े वाले क्या करते हैं, 180 से बड़े वाले क्या करते हैं, फिजन करते हैं। ठीक है, तो 30 से कम वाले फ्यूजन के प्रोसेस में जाते हैं और 180 से बड़े वाले फिजन के प्रोसेस में जाते हैं। 30 से 180 के बीच के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ना वो फिजन करते हैं ना फ्यूजन करते हैं, बिकॉज उनकी और आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं आता। हालांकि मैक्सिमम टॉपर तो आयरन ही है। तो यहां से मैंने लिख दिया जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूजन का प्रोसेस करके एनर्जी रिलीज करते हैं और हैवी न्यूक्लियाई फिजन का प्रोसेस करके एनर्जी रिलीज। चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन, दोनों में एनर्जी दोनों में निकल ही रही, दोनों में निकल ही रही है। बस ए लेस देन 30 वाले फ्यूजन जाते हैं जुड़ते हैं और ए ग्रेटर देन 180 वाले फिजन जाते हैं टूटते हैं। यहां तक कंफर्टेबल है? फिजन फ्यूजन कौन फिजन करेगा कौन फ्यूजन करेगा, सारी बातें क्लियर है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियॉन। एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियॉन स्टेबिलिटी का पैरामीटर होता है और एनर्जी रिलीज क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की अगर मैं बात करूं तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन पर। ये पेज आप सभी लोग को कंफर्टेबल है, क्लियर है कि कौन फिजन जाएगा कौन फ्यूजन करेगा। ये बात क्लियर है? तो मैं इस ग्राफ को वापस से बना देता हूं। ये मास नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये A इज इक्व टू 56 आयरन है। इसके इधर वाले क्या करते हैं, फिजन करने के आना चाहते हैं और इसके इधर वाले फ्यूजन करना चाहते हैं। चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो। कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस इसी तरीके से होगा कि इधर वाले इधर आ रहे। कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों ऐड करके कोई हैवी न्यूक्लियस बना लिया। मतलब अगर A 156 से बड़ा है तो वो कभी ऐड नहीं हो सकते, फ्यूज नहीं हो सकते। हमेशा न्यूक्लियर प्रोसेस तरीके से होगा कि जो दोनों न्यूक्लियाई बन रहे हैं वो आयरन की तरफ जाए, ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी। इन एनी न्यूक्लियर प्रोसेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज ही होगी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। चलो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन आएगा, जनरली जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पे। क्वेश्चन जो आता है वो जनरली आता है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पे। तो जो एनर्जी रिलीज्ड होती है किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में, एनर्जी रिलीज्ड वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से आपने माइनस कर दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो टोटल एनर्जी रिलीज आ जाएगी किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में। ये बात क्लियर है? अब इसको कैसे करेंगे इस बात को थोड़ा सा मैं समझा के बता देता हूं। मान लो कोई फिजन रिएक्शन हो रही है, कोई एलिमेंट है X, AZ, ये टूटता है P और Q में।
ठीक है, ये टूटता है P और Q में। यहां पे इसके जो वो हैं A, B, C, D। तो जब भी फिजन का रिएक्शन हो चाहे फ्यूजन हो, हर एक न्यूक्लियर प्रोसेस में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो अब यहां पे तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा और डेटा कैसे गिवन होगा ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो फर्स्ट केस समझना इसमें, पहला केस समझना बच्चा इस पार्ट में, इफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X, P, Q इज गिवन। अगर X, P और Q की टोटल बाइंडिंग एनर्जी ही तुम्हें दे रखी है तो देन इसको क्या करता हूं, नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं, कॉपी पेस्ट, यहां से हटाया, इसको थोड़ा मैंने नीचे शिफ्ट किया। अब समझो क्वेश्चन जो है तुम्हारा दो तरीके से पूछ सकता है। अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी ही दे रखी है इंडिविजुअल की, एक्स की भी, पी की भी, क्यू की भी, तो इस केस में क्या करोगे, जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या आएगी, वो क्या होगी, जो भी तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पी दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्यू में से माइनस कर दोगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। तो पहला होगा डायरेक्टली तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी ही दे रखी होगी। ठीक है, जितने भी एक्स है, पी है, क्यू है, सबकी दोनों तीनों की जो भी दे रखे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी दे दोगे। तो जो भी प्रोडक्ट साइड है, ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है, ये क्या है तुम्हारा, रिएक्टेंट साइड है। LHS है, एक RHS है। दूसरा तरीका, बस यही दो तरीके हैं तुम्हें क्वेश्चन देने के, मैं दोनों तरीके बता दे रहा। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ना देके, इफ बाइंडिंग एनर्जी BE/A ऑफ X, P, Q इज गिवन। अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ना देके हर एक कंस्टिट्यूएंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दें, उस केस में तुम एनर्जी कैसे निकालोगे। करना तुम्हें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही, लेकिन प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है, पी और क्यू बन रहे हैं। तो तुम क्या लिखोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ पी, पी की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी थी, इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनटू ए प्लस जो भी क्वेश्चन में आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ क्यू दे रखी होगी, प्रोडक्ट में दूसरा एलिमेंट क्या है, क्यू, उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहां पे डी आएगा, ABCD। इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं दोस्त, सी हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सी में, क्यू में कितने हैं, सी। तो अगर पर न्यूक्लियन एनर्जी दे रखी है तो बस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उस एलिमेंट में जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पे ए से मल्टीप्लाई किया था, यहां से सी। तो ये तो आ गई प्रोडक्ट साइड की टोटल एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट साइड में क्या है, एक्स है कि जो दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, ए हैं, इनटू ए कर दोगे। तो यहां से क्या आ जाएगा इस प्रोसेस में एनर्जी। तो दो ही तरीके हैं, या तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी दे रखा होगा या पर न्यूक्लियन। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट बन रहे हैं ना, उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रियम, देखो टोटल बाइंडिंग पर न्यूक्लियन नहीं लिखा है, ये दे रखा है, और हीलियम की 28 दे रखा है। तो बेसिकली देखो प्रोसेस यहां पे क्या हो रहा होगा, ड्यूट्रियम जुड़ के हीलियम बना है, मतलब फ्यूजन हो रहा है। ड्यूट्रियम क्या होता है, 1s2,
किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में हमेशा क्या होगी, एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, इसी साइड पे ही होगी। अब देखो पर न्यूक्लियन नहीं बात करिए, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बात करिए। तो एनर्जी रिलीज्ड जो होगी इस प्रोसेस में, वो प्रोडक्ट साइड की हीलियम की कितनी है 28 माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में दो ड्यूट्रियम है, एक की कितनी है 2.2 और दूसरे की भी कितनी है 2.2, तो 2.2 प्लस 2.2 माइनस कर दोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। जो भी एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो 28 माइनस 4.4 कर देंगे, तो सॉल्व करके 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन था इसमें कौन सा दे रखा था, ये वाला पार्ट दे रखा था। इफ बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, पर न्यूक्लियन नहीं दे रखी है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से ना प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई किया ना रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया किस प्रोसेस से किस तरीके से किया गया है। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए, थम्स अप दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बस थोड़ी देर और 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कल रेडियो एक्टिव डिके और रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ लेंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ लेंगे। कल आपका चैप्टर न्यूक्लियस खत्म। आज मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा और परसों से अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे। और मजे की बात यह है 31 तारीख तक मैंने कल शेड्यूल बना भी लिया था, 31 ऑफ जैन तक आपका 120 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो चुका होगा और 28 फरवरी को, डॉट 28 फरवरी को आपका पूरा नीट का फिजिक्स का सिलेबस 180 आउट ऑफ 180 खत्म हो जाएगा। जब रोज अपनी क्लासेस और प्रैक्टिस सेशंस चलते रहेंगे, 28 फरवरी तक सिर्फ ये दो चीज़ें चलेंगी। 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से अगले 60 दिन में मैं तुम्हें टॉप 100 कंसेप्ट दूंगा। 60 क्या मतलब डेली तुम मान के चलो 2 से 3 तुम्हें कंसेप्ट वीडियोस बना के दे दूंगा। कंसेप्ट की लिस्ट अभी अगले 10 दिन में ही तुम्हें रिलीज करके दे दूंगा, ठीक है। तो कंसेप्ट की लिस्ट तुम्हारे पास पहले हो जाएगी, उन पे वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे। और फिर लास्ट के महीने में अपन कुछ क्विक रिवीजन सेशंस भी करेंगे, जिसमें 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो रहा हो। तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, टॉप 100 भी हो जाएंगे और वन शॉट सीरीज भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाएगी। हाँ, आज प्रैक्टिस क्लास है, बिल्कुल है, डोली होगी। आज कुछ स्पेशल है क्या? AIPMT 2010 का सवाल है ये। लिथियम न्यूक्लियस का मास जो है, न्यूक्लियस का 0.042 U है, इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियस। तो बेसिकली तुम्हें मास डिफेक्ट दे रखा है 0.042, तो पूछा है एनर्जी रिलीज कितनी होगी, एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है तो 0.042। क्योंकि ये मास AMU में दे रखा है, अपन ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 931.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.042, तो 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कुछ तो पंगा है यहाँ पे। बेटा मास डिफेक्ट की जो वैल्यू होगी, जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से ये मास डिफेक्ट 0.0042 होना चाहिए। करेक्शन कर लो, मास डिफेक्ट 0.0042 है और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ठीक है, 0.0042, एक जीरो मिसिंग है।
तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मास डिफेक्ट दे रखा है, मास डिफेक्ट इन द फ्यूजन रिएक्शन इज इतना, तो एनर्जी रिलीज मास डिफेक्ट चूंकि एटॉमिक मास यूनिट में दे रखी है तो 0.02866 मल्टीप्लाइड बाय 931 कर दोगे, तो 931 से इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 0.02866 मल्टीप्लाइड बाय 931 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 26.6, मतलब ऑप्शन नंबर 3 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? तो आज के लिए दोस्त इतना ही। अब आगे इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, शाम को प्रैक्टिस सेशन में सभी लोग आए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। रेडियो एक्टिविटी से शुरुआत अपन कल करेंगे और कल अपना न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म हो जाए। अपना टेलीग्राम चैनल t.me/physics के ज्वाइन कर ले, यहीं पे मैं आपको लेक्चर के लिंक्स और नोट्स के पीडीएफ मैं यहीं पे आपको भेजूंगा, तो यहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू दोस्तों। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है पिछले वाले क्वेश्चन में। ओ सॉरी, वेरी गुड वेरी गुड, कौन था ये? श्वेता कुमारी, आपने सही किया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है, शायद मैंने गलत किया फिर क्वेश्चन। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी पहले वो निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो 0.042 इंटू 931.5 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 39.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि हमसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है तो 39.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चूंकि किसके लिए? लिथियम के लिए बात कर रहा है, तो लिथियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। 39.6 को करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 931 मल्टीप्लाइड बाय 0.042 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे अप्रोक्सीमेटली 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस, नॉट डी। बिल्कुल सही कहा बच्चा पार्टी, मैं गलत कर रहा था। पर न्यूक्लियॉन पूछा है, ना कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी पूछा है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली, एनर्जी रिलीज क्या है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी। पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए ए से डिवाइड करेंगे, आंसर 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन के लिए टाइम बात करते हैं कि मुझे लग रहा है कि रात का 10 बजे भी एक अच्छा टाइम है, और इवनिंग का हटा ही देते हैं, रात के 10 बजे का करते हैं, क्योंकि सुबह तो अपन लेट ही कर रहे हैं ना, 11 बजे से क्लास कर रहा है, तो अब वाली दिक्कत तो खत्म हो गई, सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, तो 10 बजे रखते हैं प्रैक्टिस सेशन। इट विल बी अ बेटर टाइम फॉर मी एज वेल एज यू ऑल्सो, कि आप सब फ्री भी होंगे, और मुझे भी अब चूंकि सुबह 8 बजे ले रहे थे तो मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन हाँ अब सुबह की क्लास अगर 11 बजे कर दी है तो अपन प्रैक्टिस सेशन रात को 10 बजे कर लेते हैं। दैट विल बी अ गुड चॉइस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।